Good morning, student. I am Baby Sharma, your SST teacher. Today we will discuss about lesson first, part of economics. Lesson name is development. डेवलपमेंट क्या होता है, आज मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ और इन क्वेश्चन आंसर में आपको सारा का सारा लेसन क्लियर हो जाएगा कि लेसन में क्या है। सबसे पहले तो जो लेसन का नेम है उसका मीनिंग हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या है। यानी कि ह्यूमन की जो डिजायर है, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए अवसरों को उपलब्ध कराने को विकास कहते हैं। तो हम इसके जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको सोल्व करते हैं। यहाँ साथ के साथ जितना भी और कुछ डिस्कशन होगा एक्स्ट्रा वो मैं आपको बताऊंगी, वरना सारा का सारा क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि हमें मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, कि किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कि कोई देश है जो डेवलपमेंट कर रहा है तो हम किस आधार पर ये देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। इट्स पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, यानी कि औसत साक्षरता दर। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ऑल दी अबाव, तो आंसर रहेगा ऑल दी अबाव। यानी कि किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो जो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि वहाँ पर अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश की अधिक है तो यानी कि वो देश डेवलपमेंट कर रहा है, तो उससे हम उसके डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हम वहाँ की जो साक्षरता दर है कि यहाँ पर औसतन साक्षरता दर क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, क्योंकि अगर अधिक पढ़े लिखे लोग हैं तो उस देश का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है और उसके आधार पर हम उसका डेवलपमेंट देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लोगों का स्वास्थ्य, यानी कि लोग स्वस्थ होंगे तो काम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी तो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेटर है। यानी कि भारत हमारा देश है जहाँ पर हम रहते हैं, तो इससे बेटर स्थिति किस देश की है, तो इससे बेटर स्थिति श्रीलंका की है। अज्यूम 3 or 4 फैमिलीज इन ए कंट्री, कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिली इज़ 5,000 रुपीज़, कि इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये हैं। ठीक है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज़, और 3 फैमिली की जो इनकम है वो क्या है, 4,000, 7,000, 3,000। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द 4th फैमिली, तो 4th फैमिली की इनकम हमें बतानी है। ठीक है। तो ये जो तीनों की दे रखे हैं इनकम, इनको जोड़ देंगे और 5,000 वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4th फैमिली की इनकम आ जाएगी। ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि एक देश में 4 परिवार हैं, मैथ का ही सवाल है ये, एक प्रकार से एवरेज आपको निकालनी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकलेगा। कि 4 परिवार हैं और इन परिवारों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 5,000 है, तो 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 20,000। फिर आगे ये कहता है कि 3 फैमिलीज हैं उनकी ये है, तो इन सबको टोटल कर देंगे हम 4, 7, 3 वाले को, तो कितना हो जाएगा 14,000। तो 20 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो 6,000 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitation of this criterion, if any?
कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो वो क्या हैं। तो पर कैपिटा इनकम इज द मेन criterion used by the World Bank in classifying different countries. The limitation of the criterion are कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? पर कैपिटा इनकम का। इसकी लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यह मापदंड आय के वितरण के बारे में हमें जानकारी नहीं देता। इट आल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर। कि यह मापदंड शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु की अपेक्षा केवल आर्थिक मानदंड पर ही ध्यान देता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। 5th क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट respects is the criterion used by the UNDP United Nation Development Program। कुछ एक है फुल फॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। कि कैसे अलग है वो, ये डिफरेंस हमने बताना है इसमें। वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, while UNDP use many other factors like infant mortality, healthcare facility, education level, which help in improving the quality of life and helps in making the citizen more productive। कि UNDP द्वारा मानव विकास की गणना करने के 4 मापदंड हैं। एक तो लोगों का शैक्षिक स्तर मापता है ये UNDP, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक लोगों के स्वास्थ्य स्थिति को देखता है, एक उनकी प्रति व्यक्ति आय को देखता है, एक स्कूल में बच्चों का नामांकन देखता है। लेकिन जो विश्व बैंक है वो केवल प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर ही मापता है। तो ये इनमें डिफरेंस है कि विश्व बैंक तो केवल जो वर्ल्ड बैंक है केवल पर कैपिटा इनकम को ही, लेकिन UNDP इन्फेंट मोरालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब को मापता है। वाई डू वी यूज एवरेज? कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। आर देयर एनी 3 लिमिटेशन टू देयर यूज? क्या इनके प्रयोग करने की कोई सीमाएं हैं। इलस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो देखिए क्या आंसर है इसका। वी यूज एवरेज, हम औसत प्रयोग करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। कि एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की दूसरे देश की लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कंप्यूट द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री। जब हम किसी देश की पर कैपिटा इनकम की गणना करते हैं तो एवरेज हैव टू बी यूज्ड, तो हम औसत का प्रयोग करते हैं बिकॉज, क्योंकि देयर आर डिफरेंसेस इन द इनकम ऑफ डाइवर्स पीपल, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी अलग अलग पर कैपिटा इनकम होती है। हाउएवर देयर आर लिमिटेशन टू यूज द एवरेज, लेकिन इसकी ना कुछ सीमाएं भी हैं। क्या क्या सीमाएं हैं देखिए। दिस डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन पीपल, कि आय के वितरण के संबंध में सही तस्वीर पेश नहीं कर पाता, यानी कि लोगों के बीच में ये सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ए कंट्री हैज़ वेरी हाई पर कैपिटा इनकम देन वी कैन नॉट से दैट सिटीजन लिविंग इन दैट कंट्री आर वेरी रिच, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग about the distribution of wealth in that country. Some people might be richer while other people are very poorer in that country। कि औसत आय अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं देती। इसमें क्या है कि कुछ पीपल काफ़ी रिच हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल ही पुअर हो सकते हैं,
तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 7th क्वेश्चन है, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। डू यू एग्री? डिस्कस। कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, पंजाब से ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर हम हरियाणा और पंजाब दोनों को ही लेंगे कि प्रति व्यक्ति, जबकि पर कैपिटा इनकम वहाँ पर इतनी है भी नहीं है, लेकिन फिर भी मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है केरला का। ऐसा क्यों है? इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो चर्चा करनी है। नो, आई डू नॉट एग्री। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ विद द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ए यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल, कि केवल मानव विकास को मापने का पर कैपिटा इनकम ही यूजफुल क्राइटेरियन है, ऐसा नहीं है। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब और हरियाणा, कि केरल है जो पर कैपिटा इनकम कम है बट उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो काफ़ी हाई है पंजाब और हरियाणा से, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड यूजिंग ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। क्योंकि जो केरल की इनकम है और उसकी हेल्थ है, जो उसकी एजुकेशन है वो काफ़ी हाई है, उस चीज़ में वो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल। तो पर कैपिटा इनकम ही यूजफुल नहीं है। रैदर पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर, ये केवल एक डेवलपमेंट फैक्टर है एंड कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। द वर्ल्ड बैंक यूजिस पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक है पर कैपिटा इनकम को यूज करता है एज द क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, विकास को मापने के लिए, एंड कंपेयरिंग स्टेट्स, और राज्यों की तुलना करने के लिए। बट दिस क्राइटेरियन हैज़ सर्टेन लिमिटेशन बिकॉज ऑफ विच डिटरमाइनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इज डन यूजिंग द क्राइटेरियन अलोंग विद सम अदर डेवलपमेंट फैक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, इन सब चीज़ों को भी हमने देखना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केरल की जो मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि वहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, क्रूड ऑयल, काव डंग एंड सोलर एनर्जी। Other possibilities 50 years from now could include ethyl biodiesel, nuclear energy and a better utilization of wind energy, especially with the immediate danger of oil resources running out। कि जैसे हमारे पास नवीकरणीय स्रोत हैं और अनवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत तो वो होते हैं जिनको एक बार यूज करते हैं हम और दोबारा फिर से वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम एक बार यूज करने के पश्चात दोबारा नहीं बना सकते। तो भारत में अब से 50 वर्षों के पश्चात ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का भंडार समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है वो समाप्त हो जाएंगे। भारत को अपनी इसमें क्या क्या शामिल है? कोयला है, अच्छा खनिज तेल है, और क्या था इसमें, काव डंग एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, ये तो कुछ एक स्रोत हैं सारे के सारे। तो इनमें से कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत, प्राकृतिक गैस,
ये सारे नवीकरणीय स्रोत हैं और अगर हम इनका ऐसे ही इंडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहे तो एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो बहुत महंगी कीमतों पर विदेशों से इन संसाधनों का आयात करना पड़ेगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, या फिर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के विकास पर ही अधिक से अधिक बल देना होगा। वाई इज़ द इशूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन टेंडम विद द फ्यूचर। कि धारणीयता का अर्थ ये है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। धारणीयता की अवधारणा में हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करते हैं। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड देन डेवलपमेंट विल stagnate after a point of time. Exploiting resources unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. This is because in the future those resources will not be available for further progress. कि आज धारणीयता का विषय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान स्तर और प्रकार धारणीय नहीं है। यदि हम धारणीयता की अवधारणा की अवहेलना करते हुए अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इसी तरह प्रयोग करते रहे तो हमारे सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें धारणीयता का विकास आपने लर्न रखना है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास हमने करना है। Question number 10. The earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is the statement relevant to the discussion of development? Discuss. कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज कि पृथ्वी के पास संसाधनों का भंडार भरा पड़ा है। टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। कि सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसके पास संसाधनों का भंडार, परंतु एक व्यक्ति की ज़रूरतों को, जो लालची व्यक्ति है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास कोई ऐसा भंडार नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड फॉर द सस्टेनेबिलिटी of development. The maintenance of resources is also crucial, as the statement claims the earth has enough resources, renewable and non-renewable, to satisfy everyone's needs. However, these need to be used with a view to keep the environment protected and clean, so that a balance of production and use is maintained and shortages are avoided. कि धरती हमें निराश नहीं करेगी, यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति लालच व संसाधनों का दुरुपयोग करता है तो धरती के पास अकेले व्यक्ति के लालच के संसाधनों को पूरा करने के लिए अकाल पड़ जाएगा। संसाधनों का दुरुपयोग अमानवीय है। इससे एक व्यक्ति के लालच के कारण पूरे समुदाय या समाज को संसाधनों से वंचित रहना पड़ सकता है और इससे देश का विकास रुक जाएगा। देश का संतुलित विकास होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का उचित नियोजन के अनुसार प्रयोग करें, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है केवल उतना ही हम संसाधनों का यूज करें। एक क्वेश्चन है अपना, लिस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू हैव मे ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कि
भूमि में गिरावट के कुछ कारण ये हैं। डिफोरेस्टेशन, एक तो वन उन्मूलन हो रहा है। सोइल इरोसेशन, मृदा का अपरदन हो रहा है। फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड लेवल पे वाटर है वो फेल हो रहा है। डिप्लेटेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का हार्स हो रहा है। एंड कंबस्टन फ्रॉम एटमोस ऑटोमोबाइल्स काजिंग एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, और ज़्यादा एयर पोल्यूशन वातावरण में बढ़ रहा है। कि भूमि का जल का स्तर बहुत अधिक गिर गया है। कुएं और तालाब पोखरें सूख चुके हैं। ट्यूबवेलों की जो गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। नदियों में तेजाब युक्त पानी के बहने से जलीय जीव और मछलियां मर रही हैं। पेड़ पौधों के नष्ट होने से गर्मी के तपन से जलना पड़ता है। हरी भरी भूमि बंजर हो रही है। लोग वनों को काट रहे हैं। तो इन सब वजह से भी पर्यावरण में गिरावट आ रही है। आई होप आपको लेसन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेसन में क्या था। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप लर्न करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हर बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से करें। आज डेवलपमेंट का जो लेसन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3-4 जो फुल फॉर्म है वो बता रही हूँ मैं आपको, जैसे